चलिए क्लास शुरू करते हैं। एटम्स एंड न्यूक्लियाई। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो बेसिक थ्योरीज हैं एटम्स को लेके उसकी बात करें। ठीक है। तो सबसे पहले जो थ्योरी आती है वह डॉल्टन्स थ्योरी। डॉल्टन्स थ्योरी है ना? पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या है इन थ्योरीज में। देखो, पहले तो कुछ टर्म्स हैं, थ्योरी, हाइपोथेसिस और लॉ। इनमें फर्क होता है ना? हाइपोथेसिस क्या होता है भाई? जो अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। थ्योरी वो होती है जो एक्सपेरिमेंटली हमने ट्राई किया और उसके बाद कुछ हमने रिजल्ट्स बता दिए। लेकिन वो जो रिजल्ट्स हमने बताए हैं ना, वो कुछ लोगों के लिए ठीक है, कुछ के लिए गलत हो सकते हैं। उसको थ्योरी कहते हैं। लॉ क्या होता है? यूनिवर्सल है, वो सबके लिए ट्रू है। जैसे आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, डार्विन। डार्विन की जो थ्योरी है, डार्विन का लॉ है या थ्योरी है? थ्योरी है। और न्यूटन के क्या है? लॉज। तो न्यूटन के लॉज मतलब वो सबके लिए वैलिड है। डार्विन की थ्योरी सिर्फ डार्विन के लिए वैलिड रही होगी, है ना? तो ये डॉल्टन्स थ्योरी भी यही है कि ये एक थ्योरी है ना? ये सच हो भी सकती है, नहीं? अब आप लोग बताइएगा ये सही है या गलत। इनके अकॉर्डिंग ये था कि एटम किसी भी सब्सटेंस का वो सबसे छोटा हिस्सा है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता और जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है। अब आप मुझे बताइए क्या ये थ्योरी सही है? हो जाता है। आज हम जानते हैं कि एटम को तोड़ा जा सकता है। तो इनकी जो थ्योरी है वो गलत साबित हो गई। ठीक है। तो इसका थ्योरी को वो लिख लीजिए आप, स्टेटमेंट। देखिए, एटम इज द स्मॉलेस्ट atom is the smallest part atom is the smallest part of a substance atom is the smallest part of a substance which cannot be divided further which cannot be divided further and can take part in a chemical reaction. Atom is the smallest part of a substance which cannot be divided further and can take part in a chemical reaction. तो ये बात हुई किसकी? डॉल्टन्स थ्योरी की। लेकिन ये सही नहीं है ना? इसके बाद दूसरी थ्योरी आती है, जे थॉमसन। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। बता सकता है कि ये क्या है? वाटरमेलन। हाँ, उसने बोला कि जो एटम है वो ऐसा है जैसे एक तरबूज होता है। जिस तरह से तरबूज में दो पार्ट्स हैं, एक रेड पार्ट है और एक उसके बीच है, ऐसे ही एटम को आप इमेजिन कर सकते हो कि एटम एज ए होल तरबूज की तरह है। और उसका जो रेड पार्ट है वो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और जो उसके बीच है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, इसमें धसे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, जिस तरह से बीज धसे हुए। लेकिन आज की थ्योरी क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे होते हैं। और आज की थ्योरी ये कहती है कि जो एटम है वो खाली होता है। तो रेड पार्ट का कोई जिक्र नहीं है और ना तो इलेक्ट्रॉन के धसे हुए होंगे। ठीक है। तो लिख लीजिए इसका भी थ्योरी। लिखिएगा इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल atom is atom is like atom is like a watermelon. Atom is like a watermelon in which the red part in which the red part denotes the positive charge
red part denotes the positive charge which is spread evenly, which is spread evenly, and the electrons are embedded, and the electrons are embedded in it, and the electrons are embedded in it, and carry negative charge, and carry negative charge. As a whole, as a whole, the atom is neutral, electrically neutral. As a whole, the atom is electrically neutral. As a whole, the atom is electrically neutral. अब इसके बाद तीसरा एक्सपेरिमेंट आता है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. ठीक है, इसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं. देखिए बच्चों, इसमें क्या किया था इन्होंने, एक गोल्ड फॉइल के ऊपर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी कराई और उससे कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले. जैसे ये मान लीजिए एटम है और ये एटम का न्यूक्लियस है, ये सेंट्रल लाइन है. इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बमबारी करी यहाँ पे ऐसे. तो अल्फा पार्टिकल कोई ऐसे निकल गया, कोई ऐसे निकल गया, कोई सीधा निकल गया, यहाँ से भी सीधा निकल गया, है ना, कुछ ऐसे निकल गया सपोज. तो बेसिकली अल्फा पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरीज थी, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए. इससे पता चला कि जो एटम है उसका मोस्टली हिस्सा खाली है. दूसरा, बहुत कम ऐसे थे जो 90 से ज्यादा के एंगल पर डेविएट हुए. जैसे मैंने ये वाला बनाया, ये वाला आइटम 90 से ज्यादा के एंगल पर है. अगर ये ऐसे जाके नीचे चला जाता तो 90 पे होता. अब ये 90 से ज्यादा पर है. इसका मतलब जो एटम्स या जो अल्फा पार्टिकल्स 90 से ज्यादा एंगल पर गए हैं, लगभग वो 8000 में कोई एक था. 8000 में कोई एक, और 20,000 में कोई एक ऐसा था जो इसके पास तक गया और फिर लौट बिना हिट किए. ठीक है, 20,000 में कोई एक. तो इससे क्या पता चला, देखो अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज. पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किस बॉडी से रिपेल करेगी, पॉजिटिव से. इसका मतलब इस पूरे एटम के अंदर कोई ऐसा पार्ट है जो बहुत डेंस है और जहां पर पॉजिटिव चार्ज ही मौजूद है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं जस्ट ड्यू टू देयर पॉजिटिव चार्जेस या उनके जो कूलम फोर्स है उसकी वजह से. अच्छा, तो अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से उनसे ये पता चल गया कि एटम के अंदर कोई सेंट्रल पार्ट ऐसा है जहां पूरे एटम का लगभग मास मौजूद है. लगभग पूरे एटम का टोटल चार्ज भी वहीं पे मौजूद है. यानी न्यूक्लियस एटम के लिए क्या है, उसका सेल है. जिस तरह से हम समझते हैं ना कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, ऐसे हम समझ सकते हैं कि एटम के अंदर जो सारा काम हो रहा है वो कहाँ है, उसके न्यूक्लियस के अंदर. मतलब इसको आप अगर ऐसे इमेजिन करो तो ऐसे मान सकते हो कि हमारी पूरी पृथ्वी है ना, और एक एप्पल के साथ उसको कंपेयर कर सकते हो, पृथ्वी और एप्पल, है ना. या फिर ये रूम और जो पेन की टिप होती है ना आगे, ये. तो इतना सा तो है न्यूक्लियस और इतना बड़ा है एटम. ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं. ठीक है, तो एटम के अंदर 99.9% हिस्सा तो खाली हो गया, है ना. 0.1% में इसका मास है और इसका चार्ज है. और इन्होंने ये भी पाया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहे हैं. लेकिन अब इन्होंने ये तो मान लिया कि इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहे हैं. अब उसमें इन्होंने ये भी कह दिया
कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहे हैं उनकी एनर्जी लगातार कम होती है। ये ऐसी बात है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको किसी ग्राउंड में चक्कर लगाना, ठीक है? तो एक वक्त आएगा, क्योंकि ये तो हम तो इंसान हैं, हम तो थक जाते हैं, है ना? हमें कुछ टाइम बाद एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन जब वो घूम रहा है और उसकी एनर्जी अगर कम हो रही है, क्योंकि इन्होंने कहा कि एनर्जी उसकी धीरे धीरे कम होती है, वो एनर्जी का रेडिएशन करता है। तो जब एनर्जी निकलेगी तो इसकी एनर्जी कम होगी। जब एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, इसका पाथ छोटा हो जाएगा। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर वो ऐसे रिवॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है? इसकी एनर्जी कम हुई तो क्या होगा, इसका रेडियस कम हो जाएगा, है ना? फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, और एक वक्त आएगा कि वो एटम के अंदर कोलैप्स कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो इससे क्या पता चला कि कोई भी एटम दुनिया का स्टेबल नहीं है। अगर ऐसा हो रहा होता तो दुनिया की सारी चीजों में जो सब चीज एटम से मिलकर बनी हुई है, तो सबके अंदर तो कुछ ना कुछ एक्सप्लोजन हो रहा होता हर समय। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये बात नहीं बता पाए रदरफोर्ड कि ऐसा क्यों हुआ, कि एक इलेक्ट्रॉन जिस समय घूम रहा है तो उसकी एनर्जी का रेडिएशन क्यों नहीं। उन्होंने तो मान लिया था कि रेडिएशन हो रहा है, लेकिन अगर रेडिएशन को मान लिया जाए तो फिर इसका स्टेबिलिटी नहीं बनती है ना? तो ये बात यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो गई। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो इसका स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन अपना पाथ छोटा करेगा तो वो रेडिएशन कर रहा है, और रेडिएशन वो हीट के रूप में मान लीजिए कर रहा है। तो वो जो हीट का स्पेक्ट्रम है, जो उसके फ्रीक्वेंसीज हैं, जो उसकी वेवलेंथ है, सोचिए जैसे अभी वो यहाँ पर है बाहर, और बाहर वाली जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, जो छोटी रेडियस है वो स्मॉल आर है। तो इस वाले रेडियस का स्पेक्ट्रम का कलर कुछ और हो, और इसका कलर कुछ और हो। अच्छा, ये क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि यहाँ से जम करके यहाँ पे आया, ये तो धीरे धीरे आ गया यहाँ। तो यानी कि एक कलर मान लेते हैं, पहले रेड था, स्पेक्ट्रम पहले रेड, तो पहले स्पेक्ट्रम रेड हुआ, अगले वाला मान लीजिए येलो हो गया, तो वो रेड से ही येलो हो जाएगा, है ना? ऐसा नहीं कि भाई पूरा रेड था और पूरा येलो हो गया। पहले रेड हुआ, धीरे धीरे वो येलो हुआ, फिर धीरे धीरे वो ग्रीन हुआ। इससे पता चला कि जो स्पेक्ट्रम है इसका वो कैसा है, कंटिन्यूअस है ना, इनके अकॉर्डिंग। बट एक्चुअल में होता कैसा है, प्रैक्टिकली डिस्क्रीट होता है, अलग अलग होता है। या तो रेड ही है या तो येलो ही है। रेड से येलो में आने में एनर्जी देनी पड़ती है, अपने आप से नहीं आता है। तो ये भी गलत साबित हो गया। तो इनकी दो बड़ी प्रॉब्लम थी, कौन कौन सी? एक तो ये किसी एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाए, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन का जब वो घूम रहा होता है उसका जो स्पेक्ट्रम है उसको नहीं बता पाए कि वो डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है। इनके अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूस था, जबकि होता वो डिस्क्रीट है। ठीक है, ये दो बातें इसमें गलत साबित हो गई। इनकी इस बात को करेक्ट किसने किया था? नील्स बोर ने। नील्स बोर ने अपने 3 पोस्टुलेट्स दिए, और इनकी जो खामियां थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उनको उन्होंने सॉर्ट आउट। ठीक है, तो ये जो अल्फा पार्टिकल स्प्लिटिंग एक्सपेरिमेंट है, इसको एक नाम से और जाना, गाइगर एंड मार्सलन एक्सपेरिमेंट। गाइगर एंड मार्सलन एक्सपेरिमेंट। देखिए इन्होंने क्या किया, ये एटम हम इमेजिन कर सकते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, और यहां से अल्फा पार्टिकल भेजे गए। तो ये तो मान लीजिए यहां तक गया और लौटा, ठीक है? जहां तक ये पहुंचा होगा ना, उसको आर नॉट कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये अल्फा था, और ये न्यूक्लियस। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे गए और ऐसे निकल गए। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। ठीक है, अच्छा अच्छा। अच्छा, जो पार्टिकल्स किसी एंगल पर मुड़ रहे हैं, मान लीजिए ये थीटा एंगल पर मुड़ रहा है,
तो इसका एंगल कैसे निकालें? तो इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स deviating at some angle and theta is proportional to 1 upon sine की पावर 4 थीटा बाई डी। ठीक है, ये मैं लिखवा दूंगा। खैर, तो यहां से कुछ बातें सामने आई कि जो अल्फा पार्टिकल सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होगा वो न्यूक्लियस के बहुत करीब पहुंच पाएगा। सोच के देखिए, ये अल्फा पार्टिकल यहां से हमने इसको थ्रो किया, तो ये इसके पास कब पहुंच पाएगा? जब इसके पास बहुत एनर्जी हो। हाँ, अगर आपको इसको इससे टच कराना है तो और एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना? तो आप बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तो ही इसके बहुत करीब पहुंच पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो काइनेटिक एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, अगर काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। ठीक, ये बनाइए आप फिगर, मैं इसका स्टेटमेंट निकाल। डन। देखिए, अब पहले तो इसमें ये बात समझिएगा कि ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या था, ये अल्फा पार्टिकल उन्होंने कहाँ से इस्तेमाल किए थे। ठीक है, तो इनका सोर्स था बिस्मथ। बिस्मथ समझते हो ना? एक ऐसा एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव है। तो इसमें लिख लीजिएगा, इन दिस एक्सपेरिमेंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल्स, इन दिस एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल्स, इन दिस एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल्स were, in this experiment alpha particles were decayed from, decayed from some radioactive material, some radioactive material, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बिस्मथ, बिस्मथ contained in a lead cavity, ब्रैकेट में बिस्मथ, बिस्मथ बी आई कहते हैं, contained in a lead cavity, lead cavity, contained in a lead cavity. The thickness of the gold foil, the thickness of the gold foil, the thickness of the gold foil was 10 to the power minus 8 meter. 10 to the power minus 8 meter.
and the energy of alpha particles and the energy of alpha particles was approximately 5 million electron volt, 5 MeV, 5 MeV, MeV, capital MEV, million इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, अब इसके ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे. ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशंस में लिखिए नंबर 1. Number 1, most of the alpha particles, नंबर 1 में लिखिए, most of the alpha particles were most of the alpha particles were passed या pass, हाँ pass लिख लीजिए. Most of the alpha particles were passed without any deviation, without any deviation, without any deviation. Second लिखिए, a very few alpha particles, a very few alpha particles a very few alpha particles deviated by an angle deviated by an angle greater than 90 degree, greater than 90 degree. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1 in 8,000, 1 in 8,000, 1 in 8,000, 8,000 में एक. नेक्स्ट, only 1 in 20,000 alpha particles, only 1 in 20,000 alpha particles was returned back, was returned back along its initial path, along its initial path, along its initial path. Next point. The number of alpha particles scattered, the number of alpha particles scattered by an angle theta, the number of alpha particles scattered by an angle theta is given by, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, and theta proportional to 1 upon sine की पावर 4 theta by 2. ठीक है, तो ये बात तो हो गई इनके ऑब्जर्वेशंस की. अब इसका मॉडल क्या है वो लिख लीजिए. मॉडल हेडिंग डाल लीजिएगा इसका मॉडल. लिखिए इसमें नंबर 1, most of the uh, most of the mass, most of the mass
and the total charge, most of the mass and the total charge of an atom, most of the mass and its total charge of an atom is concentrated in a very dense concentrated in a very dense nucleus. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 99.9%। दूसरा लिखिए। The atom is the atom is electrically neutral. The atom is electrically neutral and its 99% part is empty. And its 99% part is empty. 99% part is empty. खाली। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिएगा। The nucleus is positively charged. The nucleus is positively charged and has the radius of about has the radius of about 10 to the power minus 15 meter of about 10 to the power minus 15 मीटर या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1 फर्मी। फर्मी भी कहते हैं, फेम्टोमीटर भी कहते हैं। आठवीं ग्राफ है एन थीटा और ये है थीटा। अगर आप देखेंगे कि कितने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हुए हैं, तो छोटा एंगल यहाँ से शुरू होगा, लाइक 10 डिग्री, है ना, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह से। और यहाँ पे मान लीजिए 10 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 4, सो। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। यानी जिस समय आप बहुत कम एंगल पर पहुंचेंगे तो वो बहुत कम हो चुका होगा, एंगल बहुत बड़ा होगा और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बहुत छोटे होंगे। ठीक। तो इससे पता चलता है कि ज्यादा एंगल पर मूव करने वाले अल्फा पार्टिकल्स कम हैं और कम एंगल पर मूव करने वाले ज्यादा। ठीक है। चलिए ये बनाएगा आप लोग, मैं क्वेश्चन देता हूँ, वो ट्राई कीजिए। इन रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल Rutherford's alpha particle experiment with thin gold order 8100 scattered alpha particles per unit area per unit per minute were observed at an angle of 60 degree
find the number of scattered find the number of scattered alpha particles per unit area per minute at an angle of 120 degree. चलिए बच्चों ट्राई कीजिए 60 डिग्री के एंगल पर कितने मूव कर रहे हैं 8100 आपको बताना है कि 120 पर कितने हैं n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू साइन की पावर 4 थीटा 2 अपॉन 2 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा 1 अपॉन 2 तो थीटा 2 कितना है 120 और थीटा 1 कितना है 60 तो यहां से सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा n2 इक्वल्स टू 900
ना? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखिए हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल moving along moving along the central line and the nucleus up to which the alpha particle can reach is called distance of closest approach. Distance of closest approach. ठीक है भाई। तो देखिए कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। हमने कहा ये आइटम है और यहां पर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है? प्लस जेड। अल्फा पार्टिकल यहां से आ रहा था, तो जब ये इसकी सेंट्रल लाइन के पास यहां तक मैक्सिमम नहीं पहुंच पा रहा है, और इस पर कितना चार्ज है? प्लस टू। तो इसका जो गैप है ना, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट। तो सोचिए यहाँ आपके पास इसकी कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक। और जब वो यहां पहुंचा होगा तो ये एनर्जी किस में बदल गई है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल is equal to potential energy of alpha particle nucleus and nucleus। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अब ये दो पार्टिकल्स हैं, एक प्लस टू ई चार्ज का है, एक प्लस जेड ई चार्ज का है। इनकी एनर्जी कितनी होती है अभी? फॉर्मूला बताइएगा। क्या था फॉर्मूला? वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर विच इज आर नॉट। ठीक है, यहां से आर नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर नॉट इक्वल्स टू ट्वाइस जेड ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय हाफ एम वी स्क्वायर। राइट, ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है इसको आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो। तो हम लिख सकते हैं आर नॉट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से रिलेशन पता चल गया हमें दैट आर नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसके लिए आर नॉट कम हो जाएगा। चलिए नोट करें।
क्वेश्चन करिएगा एक इसमें। मैं इधर से देखिए क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल, an alpha particle of energy 5 million electron volt is scattered so 180 degree by a fixed uranium point distance of closest approach। इसमें जो z दिया है आपको वो 92। चलिए बच्चों कैलकुलेट करिए। जी आपको जून में रखनी है। इसका आंसर आना चाहिए 5.3 इंटू 10⁻14 मीटर। या देखिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए, है ना? ये फॉर्मूला है अपने पास, आर नॉट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी। सो ट्वाइस ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है 92, ई हो गया 1.6 10⁻19 का स्क्वायर अपॉन ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है, तो इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ 9 इंटू 10⁻9 और अपॉन में क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी विच इज 5 इंटू 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10⁻9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर ही है।
देखिए एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर मेटल is 47. Find the speed, find the speed at which a beam of protons, a beam of proton has to be fired at a sheet of silver foil. If if the protons were able, if the protons were able to approach to within 2.5 into 10 to the power minus 14 meter of the silver nucleus. चलो ये रहा। इसमें आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच दे रखी है और प्रोटॉन दिया हुआ है अल्फा पार्ट और जो जेड है वो 47। आपको स्पीड बतानी है प्रोटॉन में। 0.5 into 10 to the power minus 14।
इसका आंसर आना चाहिए भाई 2.26 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। हाँ भी बहुत गलत आ रहा है। चलो देखते हैं इनका। देखिए सबसे पहले तो क्या निकालना है हमें? डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच आपको दिया हुआ है ना? वो जो हमने डिस्टेंस निकाला था ना वो अल्फा पार्टिकल के लिए निकाला। यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन है और दूसरा सिल्वर है। तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसकी कितनी हो जाएगी एनर्जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 विच इज E, और Q2 कितना है? 47E अपॉन R0। तो यहां से V का वैल्यू आ जाएगा रूट ऑफ 2 into 47 E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0 इंटू M। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं। सो 2 into 47 इंटू, ये जो E² था ना, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ। अच्छा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10 की पावर 9। R0 कितना हुआ? 2.5 इंटू 10 की पावर -14 मल्टीप्लाइड बाय M कितना है अपने पास? प्रोटॉन का मास कितना होता है भाई? 1.67 इंटू 10 की पावर -27। तो ई का वैल्यू रख दीजिए, है ना? बाकी सॉल्व करके आपका आंसर ये आ जाएगा। आप लोगों ने वही फॉर्मूला बता दिया, वही सर नो? ये रहा है। अच्छा ओके। है भाई। चलिए अगला टॉपिक समझते हैं भाई, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर है क्या? अब एटम का जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है सपोज, और ये इसकी सेंट्रल लाइन है, ठीक है? इसकी सेंट्रल लाइन से सबसे पास वाला अल्फा पार्टिकल जो किसी एंगल पर डेविएट होगा, किसी भी एंगल पर, उसको, उसका डिस्टेंस जो आएगा ना, ये अल्फा पार्टिकल था सपोज, तो सपोज कीजिए ऐसे जाकर के ये ऐसे मुड़ जाता, तो इसकी जो डिस्टेंस है ना, उसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है। तो हम कह सकते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, the perpendicular distance of the velocity vector, of the velocity vector of alpha particle from the central line, from the central line of the nucleus is called impact parameter। बातें मत करोगे। इम्पैक्ट पैरामीटर बी, इसको बी कहते हैं। अच्छा जी, अब इसका जो फॉर्मूला होता है बी, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ZE² cot थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, ये है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आने की चांसेस नहीं है। 1/4 ZE² cot थीटा बाई 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, मान लीजिए इफ थीटा इज 180, देन थीटा वापस आना है अगर, तो बी कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² cot 180/2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी। कॉट 180/2 कितना होगा? कॉट 90। कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। यानी बी अगर जीरो होता है तो एंगल ऑफ करेक्ट एंगल उसको 180 कहते हैं। यहाँ पे थीटा को हम करेक्ट एंगल भी बोलते हैं। तो बी में और थीटा बाई 2 में क्या रिलेशन आ गया? तो बी इज प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई 2। चलिए, चले भैया। देखो, अब ये तो बातें हुई अल्फा पार्टिकल और एटम की है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरिएबल रेडियस। है ना? ये बात जो हो रही है वो किसकी है? रदरफोर्ड मॉडल की जो रेडियस है इनकी वो वेरिएबल होती है। अब इनकी हम एनर्जी निकालेंगे। तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पे है न्यूक्लियस, इसके पास कितना चार्ज है? प्लस जेड ई। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितना चार्ज है? माइनस ई। और इसकी जो डिस्टेंस है वो आर है, और इसकी वेलोसिटी है v। जिस समय ये घूम रहा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है अभी? काइनेटिक। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिली, जिसको यू कहते हैं हम लोग,
माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है। अब बात आएगी काइनेटिक। उसके लिए हम ये देखें कि जब ये घूम रहा है इसके पास कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो कहां से मिल रहा है इसको, कूलम फोर्स से। तो हम कह सकते हैं द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी centripetal force is provided by the electrostatic Coulomb force, electrostatic Coulomb force। तो Coulomb force था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर अपॉन R। ये R से R कट जाएगा, तो mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई, ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसको हम क्या कह रहे हैं, देखिए ये था हाफ एम वी स्क्वायर ना, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, जीई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर हम टोटल एनर्जी निकालें तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम लोग कैपिटल ई से लिखेंगे। चलिए, तो बच्चों इनमें रिलेशन बता सकते हैं क्या, काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल में, बताइए क्या रिलेशन है। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। अच्छा, अगर हम इनका ग्राफ बनाएं तो कैसा आएगा, आर के साथ इनके ग्राफ बनाएंगे आर के साथ ना, एनर्जी का डिस्टेंस के साथ ग्राफ।
Good. कौन से ग्राफ ऊपर आएगा, कौन सा नीचे आएगा? तो मान लीजिए ये ग्राफ है किसका, काइनेटिक का, और इसी का जस्ट नेगेटिव होगा टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। और पोटेंशियल का कैसा आएगा? इसका डबल आएगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएगा। ये बना लीजिए मतलब। पहले क्वेश्चन करिएगा। इट इज फाउंड it is found experimentally it is found experimentally that 13.6 electron volt energy is required, energy is required to separate a hydrogen, to separate a hydrogen atom into a proton and an electron. Calculate the velocity, calculate the velocity of the electron in hydrogen atom. टोटल एनर्जी है इसकी, है ना, 13.6। इसको टोटल एनर्जी के बराबर रखिए पहले आंसर, और उसके बाद फिर वेलोसिटी। इसी का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास? कितना?
माइनस पॉन एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। और यही किसके बराबर होना चाहिए, -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। माइनस से माइनस कट जाएगा, और हाइड्रोजन का Z2 1 होता है, तो ये कितना हुआ, ये तो कट ही जाएगा, है ना, एक टर्म कट जाएगा इससे। तो E/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 13.6 इक्वल्स टू आर। ठीक है, इसको बल्कि ऐसे कर लीजिएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और उसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 10⁻−19 अपॉन 2 इंटू 13.6, ये तो आ जाएगा आपका आर। ठीक है, अब आर आपको मिल गया है, आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए आप क्या करेंगे, हाफ mv² इज इक्वल टू, एनर्जी कितनी आई थी ये वाली, इसकी नेगेटिव थी ना, यानी 13.6, बल्कि तो हमें यहीं से मिल जाता है ना, आर की भी जरूरत नहीं भी, बस ये निकाल दीजिए, हाफ mv² इक्वल्स टू 13.6 इंटू 1.6 10⁻−19, यहां से भी निकाल लीजिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। अब रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स लिख लीजिए। इसके ड्रॉबैक्स लिख लीजिए, है ना, ड्रॉबैक्स ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स नॉट। देखिए, पहला केस है इसके अंदर रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो जब इसके अराउंड घूम रहा है तो एनर्जी का रेडिएशन कर, और जब रेडिएशन कर रहा है तो वो एक समय आएगा कि उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो कोलैप्स कर जाएगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन radiates energy, radiates energy. So the radii, the radius of its orbit will continuously decrease, and finally the electron
will collapse in the nucleus. In the nucleus. That is, the atom is unstable. Unstable. But this is not the case. This is not the case. ठीक है ना? तो ये वाली बात एक तो गलत साबित हो गई। दूसरी कौन सी है? Regarding the spectrum of atom. Regarding the spectrum. स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग ये है, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस कम हो रही है तो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, the spectrum the spectrum is continuous while practically it is found practically it is found discrete discrete है ना। तो इसमें दो ये कमियां हैं, एक तो ये नहीं बता पाया स्टेबिलिटी ऑफ एटम और दूसरा स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, तो बस इसमें यहाँ पे रदरफोर्ड पूरा हो जाता है। इसके बाद जो है वो नील्स बोर आते हैं। नील्स बोर इनकी कमियों को पूरा करते हैं, हालांकि वो जो कमियों को पूरा करते हैं वो भी थोड़ा मैथमेटिकली इसको करते हैं, प्रैक्टिकली नहीं करते। राइट।